हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बड़े ही सिंपल वे में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से, तल्लीनता से इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारा ये इस प्रकार से टेंस पढ़ाना कैसा लग रहा है, कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के नियम और उनको समझना आसान हो पाया है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर से ही हमें डिफाइन हो जाता है कि ऐसा वाक्य जो फ्यूचर की बात करेगा यानी भविष्य की बात करेगा, लेकिन वो इंडेफिनिट होगा, अनिश्चित होगा। इसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे कि इन वाक्यों से हमें फ्यूचर में होने वाले किसी कार्य का बोध होता है। इन वाक्यों में जो एक्शन वर्ब होती हैं, उन एक्शन वर्ब के अंत में हमें गा, गी, गे इस तरह के शब्द जुड़े मिलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि वो एक्शन वर्ब होनी चाहिए। यदि वो वर्ब टू बी यानी कि होना क्रिया यदि होंगी तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। जैसे कि कल सूर्य आसमान में नहीं होगा, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, वो केवल फ्यूचर होना क्रिया का वाक्य है। आइए अब रूल्स देख लेते हैं किस प्रकार से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनमें हम सबसे पहले हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा उसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में रखा था। पास्ट इंडेफिनिट में हमने किसी भी वचन को ध्यान में नहीं रखा, सभी के लिए सेकंड फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया। लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, हमारे पास अंग्रेजी भाषा में दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे जब हम प्रोनाउन वाला चैप्टर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो इनके साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लास्ट में वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ वाक्य को समाप्त कर देंगे। इसके अलावा अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हम विल का प्रयोग करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। वह अपना कार्य पूरा करेगा, ही विल कंप्लीट हिज वर्क। सभी बच्चे लाल किला देखने दिल्ली जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में दो एक्शन वर्ब का जिक्र हुआ है, एक तो देखने और एक जाएंगे। तो जाना जो क्रिया है उसमें गे शब्द जुड़ा है, जाएंगे, यानी कि यह वाक्य की मेन वर्ब है। और यहाँ पर जो देखने हैं वो वाक्य की मेन वर्ब नहीं है। तो देखने को हम पार्टिसिपल की तरह इस सेंटेंस में यूज करेंगे, इन्फिनेटिव की तरह। ऑल द चिल्ड्रन विल गो टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। जब भी वाक्य में कोई दूसरा क्रिया शब्द होता है तो वो मेन वर्ब नहीं होता है, उसके पहले हम मोस्टली टू लगाकर वाक्य बना देते हैं। इसकी अब डीप स्टडी किसी अन्य वीडियो में करेंगे। एक खास बात क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में कि यदि हमें सेंटेंस से किसी कर्ता का कोई पक्का इरादा प्रकट हो जाता है, यानी कि वाक्य में या तो अवश्य या जरूर इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ होता है, या वाक्य को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि कर्ता ने अपना पक्का इरादा कर लिया है फ्यूचर में किसी कार्य को करने का, तो हम क्या करते हैं कि शैल और विल के यूज को उल्टा कर देते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, उनके साथ में हम विल का प्रयोग कर देते हैं और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हम विल के बजाय शैल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं पतंग अवश्य उड़ाऊंगा, आई विल फ्लाई द काइट। यहाँ पर आई के साथ में विल का प्रयोग हो गया, लेकिन जो हिंदी रूपांतरण है हमारा वाक्य का, उसमें जो अवश्य शब्द आया है उसके लिए फिर हम अलग से कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पर विल प्रयोग ना करके शैल का ही प्रयोग करें तो वाक्य का दूसरा रूप हो सकता है कि आई शैल डेफिनेटली फ्लाई द काइट। डेफिनेटली इसलिए कि मैं पक्का, अवश्य के लिए हम डेफिनेटली यदि लगाते हैं तो फिर हम आई के साथ में शैल का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह क्रिकेट जरूर खेलेगा, ही शैल प्ले क्रिकेट। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस तरह के
वाक्यों का प्रयोग आजकल जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें बहुत ज़्यादा किया जाता है। मोस्टली जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो किसी वाक्य को बोलते समय अपने साथ में विल या स्पोकन इंग्लिश में वुड का प्रयोग आजकल ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमने शैल और विल का प्रयोग किया है वो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, शैल या विल। ये आप सिंपल सेंटेंस में समझ चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट या वाक्य में कभी नहीं आया होगा तो नेवर का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट पर सेंटेंस को समाप्त कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पर कल के लिए हमने टुमारो का प्रयोग किया है। जितना भी हमारा फ्यूचर का सेंटेंस होगा, फ्यूचर टेंस के जितने भी 4 रूप होंगे उन सभी में यदि कल शब्द का प्रयोग आता है तो हम टुमारो प्रयोग करेंगे उसके लिए, क्योंकि टुमारो वो कल होता है जो भविष्य में आने वाला कल होता है। कल 2 प्रकार के होते हैं, वन इज यस्टरडे एंड अनदर वन इज टुमारो। वह अपने माता पिता के पास नहीं रहेगा। ही विल नॉट लिव विद हिज पेरेंट्स। हम यहाँ पर स्टे क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टे मीन्स होता है ठहरना या रुकना। ही विल नॉट स्टे विद हिज पेरेंट्स। हम कभी अपने बड़ों का अपमान नहीं करेंगे। वी शैल नेवर इंसल्ट आवर एल्डर्स। वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। सी विल नेवर टेल अ लाई। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रश्न के किए जाने का बोध होता है। उसमें फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव, ऐसे इंटेरोगेटिव जिनकी शुरुआत क्या से होती है। ये हम पहले ही बता चुके हैं 2 वीडियो में कि जब क्या से किसी वाक्य की शुरुआत हो तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा जाता है। तो इस टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल। सबसे पहले उसको रखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सेंटेंस नकारात्मक होगा, उसमें नहीं आया होगा तो नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये विशेष ध्यान रखेंगे कि हम वाक्य को हिंदी में लिखें या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखें, उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। यदि हम ऐसा करना भूल जाते हैं तो यह एक ब्लंडर मिस्टेक मानी जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? विल यू हेल्प मी? क्या मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा? शैल आई नॉट फ्लाई अ काइट? क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे? विल द चिल्ड्रन नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास? ये ध्यान रखेंगे कि चिल्ड्रन जो है वो अपने आप में एक प्लूरल नाउन है जिसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी में चिल्ड्रंस लिख जाते हैं, वो गलत होता है। तो चिल्ड्रन और चाइल्ड इनको ध्यान रखेंगे। चिल्ड्रन वर्ड का प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी बरतेंगे। सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो उन वाक्यों की शुरुआत जो ट्रांसलेट हम करते हैं उसी क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। उसके बाद में हम इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल उसका प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट और वाक्य यदि नेगेटिव है तो नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ वाक्य को समाप्त करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तुम हिंदी कब पढ़ोगे? कब एक क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में आया है, तो सबसे पहले उसके लिए वैन का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट है तुम, जिसके लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, तो वैन विल यू रीड हिंदी। वह सुबह जल्दी क्यों नहीं उठेगा? वाई विल ही नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? सोहन वहाँ क्या करेगा? बीच में क्या आया है, थोड़ा ध्यान देंगे कि जब वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वाक्य के बीच में यदि क्या आया है तो वहाँ पर एक वो ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसको डिफाइन करना जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट विल सोहन डू देयर? आगे बढ़ते हैं। हम शाम को दूध कब पिएंगे? तो कब यानी वैन क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट है हम, जिसके लिए हम शैल प्रयोग करते हैं,
तो व्हेन शैल वी ड्रिंक मिल्क इन द इवनिंग। इसके अलावा जो हमारा अलग से एक होता है एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, उसे भी ध्यान से समझेंगे। तुम्हें गणित कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो हु है क्वेश्चन वर्ड जरूर है, लेकिन अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब ले रहा है। यहाँ पर ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह है, लेकिन सेंटेंस की जो प्रकृति है वो इंटरोगेटिव है, इसलिए इंटरोगेटिव मार्क लास्ट में लगाएंगे। यहाँ कौन कौन नहीं रुकेंगे, ये चीज़ हम आपको शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताना भूल गए हैं कि यदि कौन कौन क्वेश्चन वर्ड वाक्य में 2 बार प्रयोग हो जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में प्लूरल और सिंगुलर का कोई विशेष मैटर ही नहीं है, केवल शैल और विल को हमें याद रखना होता है। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि हु विल नॉट स्टे हियर, कितने बच्चे खाना खाएंगे। ये एग्जाम्पल भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल ईट फूड। अब क्या होगा, बड़ा ही वंडरफुल एग्जाम्पल है। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय हमें ज़रूर प्रस्तुत करें। और इसके साथ ही यदि आप ट्रांसलेशन में किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं, हमारे टीचिंग मेथड में आपको कोई कमी नज़र आती है, तो भी आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।